नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। शिक्षा से ज़रूरी ज़िंदगी है, इस तर्क के आधार पर कोरोना के दौरान हमने स्कूलों को बंद रखा। सही फैसला था, लेकिन अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं या कहा जा रहा है कि वो कम हो रहे हैं, तो सब कुछ खुलने लगा है। बाजार, मॉल, सब जगह खूब भीड़ दिखती है, लेकिन स्कूल खोलने पर अब भी कई राज्यों में तो विचार ही चल रहा है। तो क्या आप सभी बच्चों के लिए स्कूल खोल देने चाहिए? तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों को और ख़ासकर छोटे बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ रहेगा, इन सब पर शो में आज बात करेंगे। बड़ी खबर सेगमेंट में असम में किसने आतंकी हमला किया, उसकी बात भी होगी। छत्तीसगढ़ और पंजाब की राजनीति के अपडेट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिन की सुर्खियां। पहले सुर्खी में बात अफगानिस्तान की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार को हुए हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 के पार पहुंच गई है। मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक हैं, कम से कम 18 अब भी घायल हैं। मरने वालों में 28 तालिबानी लड़ाके भी हैं या आतंकवादी हैं। हमले की जिम्मेदारी ISKP, एक और आतंकवादी संगठन यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने ली है। ये ISIS का अफगानिस्तान संस्करण है। ISKP की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि उनका निशाना अमेरिकी सैनिक थे। कल वाले हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसको खोज कर मारा जाएगा। जगह और समय हम तय करेंगे। वैसे 2001 के हमले के बाद उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था और अमेरिका अपनी ताकत की हनक पर लादेन को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में घुस गया था। उसके बाद क्या हुआ? खैर, अभी के हालात पर लौटते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में काबुल में और हमले हो सकते हैं। दूसरी सुर्खी में बात हमारे देश में हुए आतंकी हमले की। पिछले दिनों में असम और मिजोरम की सीमा पर पुलिस विवाद को लेकर आपसी फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई थी, कई घायल भी हुए थे। अब असम में उग्रवादियों की तरफ से हमले की खबर आई है। दीमा हसाओ जिले में दियोंगबरा के पास गुरुवार की रात संदिग्ध उग्रवादियों ने 60 ट्रक्स पर पहले गोलियां चलाई और फिर आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवर्स की जलकर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रात करीब 8:30 बजे हथियारबंद लोगों के एक ग्रुप ने ट्रकों को रोका। 6 ट्रक सीमेंट से भरे हुए थे और एक ट्रक में कोयला लदा था। इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। असम पुलिस ने घटना के पीछे उग्रवादी गुट दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के होने की आशंका जताई है। इससे पहले 14 मई को तिनसुकिया जिले के डिगबोई में ग्रेनेड विस्फोट में भी 2 लोग मारे गए थे। उस हमले में भी उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, ये इनका उल्फा का इंडिपेंडेंट वर्जन है, उसके शामिल होने का संदेह था। तो हाल के दिनों में इस उग्रवादी संगठन की गतिविधियां असम में बढ़ रही हैं, या यूं कहें कि और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भी। कई किडनैपिंग्स भी हुई हैं। इलेक्शन के टाइम जब हम वहां पे थे तब भी हुई थी। तीसरी सुर्खी में पंजाब कांग्रेस के झगड़े की बात करेंगे। सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस इस झगड़े का अंत देख रही थी, लेकिन अब झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। सिद्धू के गुट की तरफ से कैप्टन की कुर्सी खींचने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। दोनों गुटों की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि किसके कितने विधायक हैं, नंबर गेम। इस बीच सिद्धू की तरफ से कैप्टन को लेकर आक्रामक बयानबाजी हो रही है। आज सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट खड़का देंगे, बजा देंगे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद था। बलविंदर सिंह ने इस्तीफे में लिखा है कि उनके खिलाफ कुछ नेताओं ने नफरती कैंपेन चलाए। उन्होंने CM अमरिंदर सिंह, विजयेंद्र सिंगला, मनीष तिवारी, सुखबीर सिंह बादल जैसे कई नेताओं का नाम लिया। तो सिद्धू और उनके सलाहकार कांग्रेस की पंजाब में मुसीबतें बढ़ाते दिख रहे हैं। सिद्धू के मसले को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि वो शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी होने वाली है, इस तरह की जानकारी है। पंजाब के बाद अब बढ़ते हैं कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ। वहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कुर्सी जाने के खतरे से निकल नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर वो दिल्ली आकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से आज तक ने लिखा है कि राहुल गांधी ने इच्छा जताई है कि भूपेश बघेल को राज्य की कमान TS सिंहदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाए कि ये सब बिना किसी विवाद के हो। पार्टी नेता KC वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य में सत्ता का ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत के करवाएं। हालांकि पार्टी की ओर से इस मामले में कोई बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया है। भूपेश बघेल कैंप के करीब 15 विधायकों ने बीती रात को प्रभारी PL पूनिया से मुलाकात की। देर रात को हुई इस मीटिंग में विधायकों ने नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर चेताया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ।
स्कूल्स शुड बी द लास्ट टू क्लोज एंड द फर्स्ट टू रीओपन। स्कूलों को सबसे आखिर में बंद करना चाहिए और सबसे पहले खोलना चाहिए। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने पिछले ही महीने स्कूल खोलने की बात पर जोर देते हुए ये बात कही थी। जब दुनिया में कोरोना पीक पर था तब भी स्कूल और पढ़ाई कई देशों के लिए प्राथमिकता का हिस्सा थे। डेनमार्क, नीदरलैंड्स जैसे देशों ने तो स्कूल बहुत कम वक्त के लिए ही बंद किए थे और अब ज़्यादातर देश, लगभग 175 देश स्कूल्स शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में शायद स्कूल खोलना सरकारों की आखिरी प्राथमिकता है। बाजार, मॉल्स, पार्क सब कुछ खुल चुके हैं। हम बाहर निकल कर देखते हैं तो सब कुछ सामान्य लगने लगता है, सिर्फ मास्क होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद लोग कोरोना को भी भूलते जा रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगह पर भी लोग बिना मास्क के दिख जाते हैं। कोरोना के केस कम हुए तो सरकारों की गंभीरता भी जाती रही। लेकिन स्कूल खोलने में अब भी कोरोना आड़े आ रहा है। देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल गए 600 दिन होने को आ रहे हैं अब धीरे धीरे। कई राज्यों में बड़े बच्चों की कक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स अब भी बंद हैं। कहने को ये कहा जा सकता है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कैसी पढ़ाई होती है। ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हो पाती है देश में, खासकर तब जब भारत में 4 में से सिर्फ 1 बच्चे के पास ये ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में लिखा है। बाकी के पास या तो स्मार्टफोन्स नहीं है या तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ है वो बहुत पुअर है, नहीं दिखता है वीडियो, कभी ऑडियो आता है कभी नहीं आता है। और बच्चे ही क्या, स्कूलों का भी हाल ऐसा ही है। शिक्षा मंत्रालय के दिए डेटा के मुताबिक कोरोना शुरू होने से पहले देश में सिर्फ 12% स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी थी और ढंग के कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी सिर्फ 30% स्कूलों में ही थी। ये हाल है हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो क्या ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई होगी, इसका अंदाज़ा आप अपने तय लगा सकते हैं। इसीलिए हर तरफ से स्कूल खोलने पर जोर दिया जा रहा है, खासकर उन माता पिताओं द्वारा जिनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते थे या फिर ऐसे स्कूल्स में पढ़ते थे जो बहुत साधन संपन्न लोगों के बच्चे जहां नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई ज़्यादा अफेक्ट हुई है। जिनके पास साधन थे उन्होंने तो फिर भी किसी तरह से कोचिंग लगा के या अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ही अच्छे डिवाइसेस और कनेक्शन पर पढ़ाई की है। गरीब बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। अभी संसद के मानसून सत्र में ही शिक्षा पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि स्कूल नहीं खुलने से परिवारों के सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पूरे दिन घरों की चारदीवारी में रहने से बच्चों का उनके माता पिता के साथ रिश्ते में फ़र्क आ रहा है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसीलिए स्कूलों को बंद नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह के विमर्श के बीच राज्य सरकारों ने स्कूल खोलना तो शुरू किया, लेकिन आंशिक रूप से। कुछ ऊपर ही ऊपर क्लासेस शुरू हुई हैं और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तो अभी तक स्कूल बिल्कुल भी शुरू नहीं हुए हैं। अब जाकर दिल्ली में स्कूलों को खोलने पर फैसला हुआ है। आज दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8 सितंबर से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद बाकी छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा, जिसकी तारीख अभी दिल्ली सरकार ने जारी नहीं की है। ये ऐलान करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने और क्या कहा, वो भी आप सुनिए। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले 100 से भी कम आ रहे हैं। गुरुवार को 45 मामले आए थे नए, जबकि बुधवार को 35 मामले आए थे और 1 मरीज की मौत हुई थी। अब तक 1,46,00,000 वैक्सीन के डोज भी लग चुके हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यानी कोरोना के मोर्चे पर सब कुछ काबू में दिख रहा था, सिर्फ स्कूल से खोलना बाकी था और उसकी तारीख भी आज सरकार ने दे दी है। दिल्ली के अलावा देश के और कौन से राज्यों में भी स्कूल खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा के बाद दिल्ली का पड़ोसी हरियाणा में जुलाई में ही स्कूल खोल दिए गए थे। 16 जुलाई से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई और फिर 6
कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खुले। हालांकि बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है, पेरेंट्स की मर्जी पर है। हरियाणा ने चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए भी 1 सितंबर से स्कूल शुरू करने का फैसला लिया है। स्कूल आने वाले बच्चों के पेरेंट्स से लिखित में परमिशन ली जाएगी। परमिशन क्या, एक एफिडेविट है कि उन्हें खुद लिख के देना पड़ेगा कि वो चाहते हैं बच्चे स्कूल में जाएं। एनीवेज, और छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाने पर हरियाणा में फिलहाल विचार चल रहा है, लेकिन फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ फिलहाल स्कूल्स बंद हैं। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान गहलोत सरकार कर चुकी है। अगस्त के दूसरे महीने में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश में। 23 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं। और अब 1 सितंबर से पहली से 5वीं वाले बच्चों की स्कूल भी शुरू हो जाएगी, यानी सितंबर से पहले की तरह स्कूल्स चलने लगेंगे। जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी भी चलेंगे। उत्तराखंड में 6ठी से लेकर 12वीं के स्कूल 2 अगस्त से शुरू हो गए थे। बिहार में 16 अगस्त से पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए। असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी स्कूल्स शुरू हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल में अभी स्कूल शुरू होने की तारीख नहीं आई है। जितने भी राज्यों में भी स्कूल खोले गए हैं उनमें 1-2 को छोड़कर बाकी में प्राइमरी की कक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं, जबकि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्कूल होने का सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों को ही हुआ है, इसीलिए उनकी कक्षाएं शुरू करना सबसे ज़रूरी है। लेकिन फिर तीसरी लहर का डर है। देश में कई दिनों से कोरोना के केस भी नहीं घट रहे हैं। रोज़ाना वाले मामलों का आंकड़ा 25 से लेकर 50,000 के बीच झूल रहा है। ये भी बात आई थी कि तीसरी लहर अगर शुरू होती है तो उसमें बच्चों में ज़्यादा संक्रमण हो सकता है। फिलहाल फैक्ट्स इसको सपोर्ट करते नहीं है, किसी ने भी कैटेगोरिकली इस चीज़ को कहा नहीं है, ना ही साइंस इसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये एक डर है जो बहुत लोगों के मन में है कि पिछली जो लहर थी वो बुज़ुर्गों पे हावी थी, ये लहर ऐसी थी जो यंग लोगों पे, और अब हो सकता है कि बच्चों पे। लोग ऐसा सोचते हैं। अभी बच्चों का टीकाकरण भी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए शायद पेरेंट्स के मन में भी डर हो कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने में कोई खतरा नहीं है। हाल ही में देश के 55 बड़े डॉक्टर्स और शिक्षाविदों ने मिलकर प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कई तर्क देकर बताया है कि क्यों तीसरी लहर की आशंका के बीच भी स्कूल खोले जाने चाहिए। इंडिया टुडे ने इस चिट्ठी के बड़े बिंदु छापे हैं। क्या तर्क हैं आपको भी हम बताते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन देश की 2/3 आबादी पहले ही इस वायरस के संपर्क में आ चुकी है। इसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगाना ज़रूरी शर्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का डेटा बताता है कि 25 साल से कम उम्र वाले लोगों में कोरोना से मौत का खतरा बिल्कुल कम है। तीसरी बात, कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि स्कूल सुपर स्प्रेडर्स नहीं हो सकते, यानी अगर बच्चे स्कूल जाते भी हैं और कोई कोरोना संक्रमित होता है तो सब बच्चों को कोरोना का संक्रमण लग जाए, ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि अगर कुछ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ये व्यवस्था वैकल्पिक रख ली जाए, लेकिन कम से कम स्कूल उन बच्चों के लिए शुरू होने चाहिए जिनके पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहते हैं। कुछ और भी हेल्थ एक्सपर्ट्स स्कूल खोलने की हिमायत कर रहे हैं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने इंडिया टुडे को बताया कि अभी स्कूल खोलने का सही वक्त आ गया है, बल्कि हमें तो स्कूल खोलने में इतनी देरी करनी नहीं चाहिए थी, पहले ही खोल लेने चाहिए थे। 17 महीनों में हमने देख लिया है कि बच्चों में कोरोना का खतरा बिल्कुल कम है, इसीलिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखना गलत है। तो इस तरह से एक बड़ा हिस्सा विशेषज्ञों का स्कूल खोलने की हिमायत कर रहा है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर वाले डर को भी खारिज नहीं किया जा सकता। मई में दूसरी लहर का पीक आने के बाद कोरोना के केसेस तेजी से कम हुए, लेकिन पिछले 2 महीनों से केस कम होना बंद हो गए हैं। वो लगभग वहीं झूलते रहते हैं 25 से 50 के बीच। केरल राज्य में 20,000 से ऊपर मामले अभी भी आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 44,658 नए केस आए हैं और 496 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा है। 88% नए मामले सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। पहले नंबर पर केरल है। केरल में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा यानी कि 30,077 मामले आए। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वहाँ पे 5,108 नए मामले आए। तमिलनाडु में 1559 केस और कर्नाटक में 1213 नए मामले आए। यानी केरल के अलावा बाकी राज्यों में अभी ज़्यादा मामले नहीं आ रहे हैं। कम से कम जो सरकार डाटा कन्फेस कर रही है वो यही हमसे कहता है, ज़मीन पे क्या है कौन जाने। अच्छी बात यह है कि देश में 18 से ज़्यादा उम्र के 50% लोगों को टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। एलिजिबल लोगों की बात हो रही है जब हम 50 से ज़्यादा कह रहे हैं। देश में गुरुवार तक कुल डोज वाला आंकड़ा 61 करोड़ से ऊपर चला गया है।
टीकाकरण का ये आंकड़ा भी तीसरी लहर का डर कम करता है। तो कुल मिलाकर कोरोना बढ़ने या तीसरी लहर का डर अभी हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह नहीं जाने वाला है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है। कोरोना वाली सावधानियों के बीच स्कूल भी शुरू किए जाने चाहिए या इस पर कम से कम गंभीर विचार तो होना चाहिए। ये सभी राज्य सरकारों की अब प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की दिल्ली रन टॉप शो में बस इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से याद दिलाएं कि हमारी एक टीम यूपी के दौरे पर है, अभी पश्चिमी यूपी में है। चुनाव से पहले हर जिले में जाकर लोगों का हालचाल ले रही है, पूछ रही है क्या हाल है यूपी। आपको ज़रूर देखनी चाहिए हमारी कवरेज क्या हाल है यूपी। ग्राउंड रिपोर्ट के एक हिस्से के साथ हम आपको छोड़ने जाते हैं। अब हम आपको दोबारा मिलेंगे वीकेंड के बाद। शुभ रात्रि, शब बखैर, बाय बाय। हाँ जी नेताजी, अच्छा आप ये बताओ, आप राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, तो आपका सपा से गठबंधन हो रहा है कि नहीं? नहीं, गठबंधन तो बड़े नेतृत्व का काम है। वो तो है जी, बड़े नेतृत्व से भी हम बात करते हैं, जैसे अभी जयंत चौधरी जी से बात करेंगे, अखिलेश जी से बात करेंगे। आपका क्या मन है, किसके साथ गठजोड़ होना चाहिए? देखिए, गठजोड़ जो होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब नहीं, दोस्ती होगी हम लोग। गठजोड़ जो होगा हाँ, कायदे में होगा, किसके बात तो वो होगा। जैसे आज बिजली का बिल जो मैं आऊंगा उस पे। अरे अब मैं आप ही को सुनने आया हूँ, पर जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब तो दो। आपका क्या मन है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए? गठजोड़ करना चाहिए। आरएलडी अपने आप में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और ये पेड़ बरगद का नहीं है, कोई बात, ये पाकर का है। ये पाखर का पेड़ है। पाकर, हाँ। पाखर का पेड़ ही ले लो। चलो, जितनी भी शाखाएं टूटी हैं सब लोकदल की टूटी हुई हैं इस पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी। सारी शाखा कौन मुलायम सिंह यादव कहाँ से निकले? चौधरी चरण सिंह से निकले। और लालू प्रसाद कहाँ से निकले? और शरद यादव कहाँ से निकले? मैं कह रहा हूँ XYZ ज्यादातर नेता जो बरगद का पेड़ चौधरी चरण सिंह थे सब वहीं से निकले। सबकी विचारधारा एक है। अगर विचारधारा किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हमारी लड़ाई किसान मजदूर की है, गांव की है। जो भारतीय जनता पार्टी जो शहर में रह रही है उनका देहात से कोई मतलब नहीं है। आज तुम सर्वे कर लो, कोई देहात में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रह रहा हो। ये बताइए, जैसे आपने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि भाजपा शहर की पार्टी, ये भाजपा भी बड़ा ठप्पा रहा भी है बहुत साल तक, गांव की नहीं है। लेकिन जब मैं 2014 के, 2017 के और 2019 के, मतलब 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव नतीजे देखता हूं तो भाजपा तो गांव में भी जीत रही है ना। क्यों जीत रही है? यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो कह रहे कि 18 घंटे में बिजली दे रहे, पहले 6 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे कोई भी सरकार थी, रुपए बिल 500 आता था। आज 15 घंटे दे रहे, 16 घंटे बिल भी तो 2000 रुपए ले रहे। तो इनका क्या फायदा हुआ ये बताओ ना मुझे। इनका कोई लाभ नहीं। 600 रुपए की बिजली आज 2000 में ले रहे हैं, तो इनका क्या लाभ हुआ? बात तो सुनिए, आया तो इनका बात तो बताइए। आप जैसे बाजार में गए, आपने मान लीजिए 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है, और मान लीजिए उसके लिए 20 रुपए दिया, ठीक है, तो आप 3 किलो आलू खरीदोगे तो 55-60 रुपए दोगे, तो 6 घंटे बिजली आएगी तो 6 घंटे का बिल आएगा, 18 घंटे बिल आएगी बिजली आएगी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। जो आज वो कह रहे हैं कि बिजली हमने 20 घंटे दे दी, 20 घंटे दे दी, उसका पैसा दे रहे हैं, उसका उसकी दरें बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाई हैं। आपका मुद्दा ये और जो 400 का, जो 600 का बिजली का जो किसान का जो मीटर का बिल था, आज वो 2000 जमा करता है। खेत उतना ही है, पानी उतना ही है, वजन बढ़ा है, दाम नहीं बढ़ा। MSP पर बात बढ़ा है, आप कह रहे हैं दाम नहीं बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, फसल का दाम नहीं बढ़ा। आपकी ये मांग है कि बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। हाँ, बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अब मूल प्रश्न है कि आपका मन क्या है, रालोद का किसके साथ गठजोड़ हो? आपने मुझे हिस्ट्री बता दी चौधरी साहब की, आपने बिजली का मुद्दा बता दिया। आपके हिसाब से एक राजनीतिक कार्यकर्ता का भी तो मन होता है कि भाई मेरा मन है कि अकेले लड़े, या मेरा मन है इनके साथ लड़े। आपका क्या मन है? आपके अगर आपसे सलाह मांगे जयंत चौधरी, तो आप क्या सलाह दोगे? मेरी सलाह तो यही है कि मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कद मेरा, मगर फिर भी मैं गांव के अपने जो अपनी व्यक्तिगत विचार रख सकता हूं। जो भी चरण सिंह की जी की और किसानों और मजदूरों की बात करेगा, कौन जो भी करेगा। अरे देखो, ये ना, ये खुला जवाब है कि जी आप किसको पसंद? जी मैं तो सबको पसंद करता हूँ, ऐसे काम नहीं। मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे होता है ना कि ये फरमान स्कूल जाता है तो इससे पूछा गया पट्टी में 2 और 2 कितना, तो इसको जी कुछ तो होता होगा, ये नहीं लिखेगा ना, ये लिखेगा 4। तो मेरा आपसे नेताजी सवाल ये खजूरी साहब कि आपके हिसाब से अगर आपसे सलाह मांगी जाए, आप गांव की परिस्थिति देख रहे हो, हस्तिनापुर विधानसभा की देख रहे हो, मेरठ जिले की देख रहे हो, और पश्चिमी यूपी की देख रहे हो, आपके हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए, किस पार्टी से अगर करना चाहिए तो? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस पर मैं बयानबाजी नहीं करूंगा।
क्योंकि इसमें मेरे कहने से कुछ सलाह नहीं में होगा। मांग अरे कार्यकर्ताओं सलाह- के मन से बड़ा दबाव रहता है। सलाह मैंने दी है, अगर पूरे देश की बरगद की टहनियां एक जगह आना चाहती है तो सबको एक जगह कर दो, कर लो, उसमें ही आरएलडी का और सारे देश का और गरीब जनता का भला है। अच्छा देखिए, ये आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही। और जब भी ये थर्ड फ्रंट की बात होती है तो जो भी लोक दल के पुराने घटक दल रहे हैं, जो बाद में जनता दल के नाम पे भी इकट्ठे हुए थे, उनको होना चाहिए। एक पार्टी और है जिसका बड़ा मजबूत आहार था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी। वो तो लोक दल से नहीं निकली, वो तो अलग बनी है पार्टी। मान्यवर कांशीराम गांव गांव घूमे, बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, फिर बसपा बनाई, तो वो आपके गठबंधन में नहीं आ सकती। नहीं, अगर वो देखो, हमारी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं है। बहन जी का कार्यकाल ये लोगों ने बताया आपको कैसा रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर अगर वो आना चाहें या साथ रहे, अभी 6 महीने का समय है। भाजपा ने भी 45 दलों के साथ गठबंधन करा और फिर सरकार आई, और इन्हें कहते रहे खिचड़ी, इन्हें कहते रहे खिचड़ी। उन्होंने